नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारा टॉपिक है साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी क्या होता है साइकोफार्मेकोलॉजी में? तो हमने कहा 4 तरीके की दवाई आती है साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर, और उसमें से हम कल हमने एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन देख लिया था। एंटी डिप्रेसेंट जिसमें हमने कहा था 3 कैटेगरी थी, SSRI, TAI, TCA और MAI, है ना। ये 3 कैटेगरी की दवाई थी जो हम पढ़ चुके थे। SSRI में CA, PF, SF था। TCA में जो है आपकी एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, आइसोट्रिप्टिलिन, क्लोमिप्रामाइन, टिमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन था। एंड MAI में फैलेंजिन, सेलेंजिन एंड आइसोकार्बोक्साइड था। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जब भी आप क्या करते हो, किसी पेशेंट को दवाई देना शुरू करते हो, कौन सा, एंटी डिप्रेसेंट, तो इनका जो इफेक्ट आने में आपने मरीज को बताना है कि इनका असर आने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 से 4 हफ्ते। तो इफेक्ट स्टार्ट इन 2 to 4 वीक, कि इफेक्ट आना जो शुरू होगा वो कितने हफ्ते में होगा, 2 से 4 वीक में होगा। इसके अलावा अपने मरीज को बताना है कि तुम्हें क्या नहीं करना है, इन दवाई के साथ में अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन बेवरेज, कि तुम्हें क्या नहीं करना है जब तुम ये एंटी डिप्रेशन दवाई लोगे, इनके साथ में कैफीन और अल्कोहल वाले बेवरेज नहीं लेने हैं, पीने वाले सब्सटेंस। इसके अलावा हमने एक बार कल लिख ली थी, हमने कहा वही टायरामिन डाइट जो स्पेशली किसके साथ थी आपकी, अवॉइड टायरामिन डाइट स्पेशली किसके लिए दिए, MAI वाले पेशेंट के लिए। स्पेशली MAI के साथ में इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। किसको, टायरामिन रिच डाइट को। कौन कौन आता है टायरामिन रिच डाइट में? टायरामिन रिच डाइट में कौन कौन आता है? वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। टायरामिन रिच डाइट में कौन आता है? हाँ, टायरामिन रिच डाइट, या आप कह सकते हो अवॉइड टायरामिन कंटेनिंग फूड, कि जिन फूड के अंदर टायरामिन होता है उनको हमने क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। कौन कौन होता है इसमें? एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, पिकल्स, जो आपका अचार है, चॉकलेट, रेड मीट, रेड वाइन, बियर, चिकन, बनाना, ये सारी की सारी चीजें क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती है। किसके अंदर, आपका जो पेशेंट है जो क्या ले रहा है MAI, उसके साथ ये डाइट क्या करनी है, आपने अवॉइड करनी होती है। और क्या क्या बातें रहती है, तो जिस भी पर्सन को आप ये दवाई दे रहे हैं उसको आपने बोलना है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं करना है भाई, क्योंकि जब ये ड्राइव करेगा तो इसको सीडेट होगा, और सीडेट होने से वो किसी दूसरे पर्सन को मार सकता है, ठोक देगा कहीं गाड़ी को। तो उसको बोलना है कि क्या करो, अवॉइड ड्राइविंग, गाड़ी वाड़ी नहीं चलानी है, अवॉइड ड्राइविंग एंड मशीनरी वर्क। कोई भी मशीनरी वर्क अगर वो करता है तो उसको क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है, अवॉइड मशीनरी वर्क, उसको मशीन पे काम करने के लिए मना करें। आपने बोलना है कि इन दवाई को एंटासिड के साथ में नहीं लेना है। कहाँ नहीं लेना है, एंटासिड के साथ मत लेना, ऐसी बात आपने मरीज को बतानी है। अवॉइड यूज विद एंटासिड्स, कि आपने एंटासिड्स के साथ में इन दवाइयों का यूज नहीं करना है। कौन सी दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी SSRI दवाई है, आपकी MAI दवाई है, इन दोनों दवाई को कभी कॉम्बिनेशन में नहीं लेना
क्या कि आपकी जो एस एस आर आई है और आपकी एम ए आई है, एस एस आर आई प्लस एम ए ओ आई, एस एस आर आई में कौन था, सीटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लोक्सामाइन, फ्लोक्सामाइन, सर्टालिन, फ्लोगिटिन। इन दवाई को कभी भी किसके साथ नहीं लेना, आइसो कार्बोक्साइड, फैलेंजिन, सैलेंजिन, इन दवाई के साथ में कभी भी नहीं लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों दवाई का कॉम्बिनेशन लिया तो ये क्या कर देगी, सीरोटोनिन नाम का एक सिंड्रोम कर देगी। क्या कर देगी, सीरोटोनिन सिंड्रोम कर देगी। सीरोटोनिन सिंड्रोम, अगर सीरोटोनिन सिंड्रोम हुआ तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस पेशेंट को सीरोटोनिन सिंड्रोम हो गया है, तो पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो पेशेंट क्या शो करेगा, हाइपरथर्मिया शो करेगा, मायोक्लोनस शो करेगा, ट्रेमर शो करेगा, सीजर आएंगे, टैकीकार्डिया होगा और डेथ हो सकती है। तो क्या क्या सिम्टम शो करेगा पेशेंट, तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपरथर्मिया, मायोक्लोनस, सीजर, ट्रेमर, टैकीकार्डिया, क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो सकता है, मायोक्लोनस हो सकता है, सीजर आ सकते हैं, ट्रेमर हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, डेथ हो सकती है। ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, सीरोटोनिन सिंड्रोम के हैं। कब होता है, अगर एस एस आर आई को किसके साथ दे दो, एम ए आई को। इसलिए आपने कहना है अवॉइड कॉम्बिनेशन ऑफ एस एस आर आई एंड एम ए ओ आई। एम ए ओ आई में कौन कौन सी थी, आइसो कार्बोक्साइड, फैलेंजिन, सैलेंजिन, और एस एस आर आई में सीटालोप्राम, एसिटालोप्राम, प्रोग्जामाइन, फ्लोग्जामाइन, सर्टालिन एंड फ्लूजिटिन। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है, एक पेशेंट है जिसको दवाई प्रेफर की गई है, सीटालोप्राम विद फैलेंजिन या सीटालोप्राम विद सैलेंजिन या इसोकार्बोक्साइड ले रहा है या फ्लुक्जिटिन और सैलेंजिन ले रहा है। पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो रहा है, पेशेंट सीजर शो कर रहा है, ट्रेमर हो रहे हैं, टैकीकार्डिया हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में क्या हो गया है, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो गया है। तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। समझ पा रहे हैं बात को। अगर ये सिम्टम आ जाते हैं, अगर पेशेंट को सीरोटोनिन सिंड्रोम हुआ और अगर ये सारे सिम्टम आए, तो आपने तुरंत क्या करना है, नोटिफाई करना है किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो ये सारी की सारी बातें रहती है किससे रिलेटेड, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से रिलेटेड सारी की सारी बातें रहती है, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ड्रग है एंटी मैनिक ड्रग। कौन है, एंटी मैनिक ड्रग। सेकंड इज एंटी मैनिक ड्रग।
एंटीमैनिक ड्रग। एंटीमैनिक ड्रग, एंटीमैनिक ड्रग क्या होता है? एंटीमैनिक ड्रग, तो एंटीमैनिक ड्रग क्या है कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, मेनिया हो गया, तो मेनिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाई हम काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीमैनिक ड्रग बोलते हैं, है ना। उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? एंटीमैनिक ड्रग। और किन किन नाम से जानते हैं दवाई को? तो इन दवाई को मूड स्टेबलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? प्रोनाउंस बाई, ऑल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर। किस नाम से जानते हैं इनको? मूड स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मूड स्टेबलाइजर। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये आयन वाली ड्रग होती है, इसलिए इनको आयनिक ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक ड्रग के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो किन किन नाम से जानते हैं हम किसको? एंटीमानिक ड्रग को। एक तो नाम हमने दिया मूड स्टेबलाइजर, क्योंकि ये कहाँ काम में लेते हैं? जब क्या हो जाता है, मूड इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में ये दवाई काम में ली जाती है, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया? मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर बोला गया। और इसके साथ साथ आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? आयनिक ड्रग है, क्योंकि ये आयन से बनी होती है। वो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वॉइस नहीं आ रही है? अभी आ रही है? अभी चेक करिएगा। अब आ रहा होगा, वॉइस क्लियर होगा। हाँ जी, अभी आ रही है वॉइस? एक बार जल्दी से मैसेज करके बताइएगा। अभी वॉइस आ रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? हाँ जी, वॉइस आनी शुरू हो गई होगी। आ रही है क्या? एक बार प्लीज चेक कीजिएगा जल्दी जल्दी। हाँ जी, अब आ रही है वॉइस? वॉइस आ रहा है? अभी आ रही है? हेलो हेलो, अब आ रहा होगा वॉइस? अभी आ रही है?
हेलो 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 हेलो। अभी आ रहा है वॉइस? वॉइस क्लियर है अभी? हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी वॉइस क्लियर होगा? हेलो हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। अभी वॉइस आ रही है सभी को? क्लियर है वॉइस? हेलो, जल्दी मैसेज कीजिएगा। वॉइस क्लियर है? हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ जी, करते हैं, शुरू करते हैं। अभी क्लियर है वॉइस सभी को? वॉइस क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एंटीमैनिक ड्रग के बारे में। हमने कहा कि एंटीमैनिक ड्रग और एंटीमैनिक ड्रग जो है, इनको दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो मूड स्टेबलाइजर या आयनिक ड्रग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मूड स्टेबलाइजर या आयनिक ड्रग के नाम से इनको प्रोनाउंस किया जाता है। कहाँ कहाँ काम मिलते हैं दवाई को? तो ये दवाई जो है, ये कहाँ कहाँ काम मिली जाती है? इंडिकेशन की अगर बात करें, आपको पूछ ले कि एंटीमैनिक ड्रग कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें आप यूज करोगे, तो एंटीमैनिक ड्रग जो है उनको यूज कहाँ किया जाता है? या तो क्या है, जैसे कोई पेशेंट मेनिया का है, तो मेनिया वाले पेशेंट के अंदर, मेनिया मेनिया का मतलब है इंक्रीज मूड, जिस पर्सन का मूड इंक्रीज और क्या है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। या क्या है, पर्सन कोई बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ में, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। और जो तीसरे पेशेंट यानी कि या कोई तीसरी कंडीशन, जैसे क्या है स्कीजो अफेक्टिव स्कीजोफ्रेनिया, क्या है स्कीजो अफेक्टिव स्कीजोफ्रेनिया। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ये दवाई यूज कर सकते हैं। कौन सी? एंटी मैनिक ड्रग जिनको बोलते हैं, मूड स्टेबिलाईजर जिनको बोला जाता है।
आयनिक ड्रग जिनको बोला जाता है। आयनिक ड्रग इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है, इसमें मोस्टली जो ड्रग काम ले रहे हैं वो लिथियम है, और लिथियम क्या है, एक आयन है, तो इसलिए इनको आयनिक ड्रग का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स आती है इनके अंदर। तो ड्रग्स की हम बात करें तो ड्रग कौन कौन सी है, तो लिथियम है। एग्जाम्पल अगर आपको पूछे कि एंटीमेनिक ड्रग में कौन कौन सी दवाइयां आती है, तो आप बता देंगे कौन कौन सी दवाई आती है। एक आता है आपका लिथियम, कौन कौन सी दवाई आती है, लिथियम आता है, कार्बामाजेपाइन आता है, सोडियम वैल्प्रोएट आता है, क्या आता है, लिथियम आता है, कार्बामाजेपाइन आता है, सोडियम वैल्प्रोएट आता है, रिस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन आती है, फिर दवाई आती है किसके अंदर, एंटीमेनिक ड्रग में। एंटीमेनिक ड्रग, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग या आयनिक ड्रग जिनको बोला, कहाँ कहाँ काम में लेते हैं हम, मेनिया के पेशेंट में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, स्किज़ोअफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया में। कौन कौन सी दवाई आती है इनके अंदर, तो लिथियम है, कार्बामाजेपाइन है, सोडियम वैल्प्रोएट है, रिस्पेरिडोन है, जिप्रासिडोन है, ये सारी की सारी दवाई जो है ये आती है किसके अंदर, आपके जो है एंटीमेनिक ड्रग है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे ज्यादा यूजेबल ड्रग है वो कौन है, तो वो हमारी है लिथियम। एंटी डिप्रेसेंट रिपीट कर दूंगा लास्ट में, जब क्लास ऑफ होने लगेगी उस टाइम रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, कर दूंगा रिपीट। तो क्या है कि जो आपकी लिथियम जो दवाई है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इसलिए जब भी एंटीमेनिक ड्रग का नाम आता है तो लिथियम का नाम सबसे पहले आता है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि एंटीमेनिक ड्रग, तो सबसे पहले आपके मन में जो विचार आएगा वो किसका आना चाहिए, लिथियम के बारे में आना चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन यूजेबल ड्रग जो है वो कौन है, लिथियम है। अब हम बात करते हैं लिथियम के बारे में, तो हमारी एंटीमेनिक ड्रग, और एंटीमेनिक ड्रग में हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, या किसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंटली लिथियम के बारे में पढ़ेंगे कि लिथियम क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है, अगर इसकी डोज हो तो कितनी होनी चाहिए, इतने से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी ड्रग है लिथियम। लिथियम क्या होता है, लिथियम, तो लिथियम जो है ये क्या है, एक आयन है, और उससे क्या है, दवाई बनाई गई। दो तरीके की दवाई आती है लिथियम के अंदर, एक आती है लिथियम सिट्रेट और एक आती है लिथियम कार्बोनेट। दो तरीके की दवाई आती है जो लिथियम फॉर्म में होती है, एक होती है लिथियम सिट्रेट और एक होती है लिथियम कार्बोनेट। दो तरीके की दवाई जो है, दो तरीके की दवाई होती है, टू फॉर्म्स के अंदर क्या आती है, लिथियम मेडिसिन आती है, सिट्रेट एंड कार्बोनेट। नॉर्मल डोज कितना होता है या नॉर्मल लेवल कितना होता है हमारी बॉडी में, नॉर्मल लेवल कितना है इसका, नॉर्मल लेवल इन योर बॉडी। अगर आज आप अपनी बॉडी के अंदर जाकर के टेस्ट करवाएंगे तो लिथियम का लेवल जो है वो प्रेजेंट मिलेगा, तो वो कितना होना चाहिए, तो जो आज आपके बॉडी में लिथियम का लेवल है वो कितना है, तो वो होना चाहिए 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होना चाहिए, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरा लेवल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट जो क्या है दवाई ले रहा है और उसके अंदर लिथियम का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक लेवल। तो नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कितना होगा, तो नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल जो है वो कितना होगा, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मल लेवल आपकी बॉडी में 0.6 to 1.2 और नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कितनी डोज देनी होती है, अगर आपको बोले कि लिथियम देना है किसी पेशेंट को तो डोज कितना दिया जाएगा, लिथियम का डोज कितना रहता है, तो लिथियम का जो डोज है वो 900 से 2100 mg पर डे रहता है। एक दिन में कितनी देनी होती है, 900 से 2100 देनी होती है, कौन, लिथियम। कितनी देनी होती है, 900 से 2100।
900 से 2100 तक होती है। कौन? एक दिन की जो डोज का लेवल है। और जब आप दवाई देना शुरू करेंगे तो इफेक्ट कितने टाइम में आएगा? तो इफेक्ट कब तक आ जाएगा? इफेक्ट आपका इनटू 12 टू 24 आवर, 12 से 24 घंटे में क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट आ जाएगा। जो पेशेंट है उन पेशेंट्स के अंदर क्या है इफेक्ट, जब आप दवाई देंगे तो जैसे ही आप पहला डोज देंगे, पहला डोज देने के 12 से 24 घंटे के अंदर क्या कर देगी दवाई? अपना काम करना शुरू कर देती है। 12 टू 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाएगा? मेडिसिन अपना इफेक्ट करना शुरू कर देती है। अब अगर क्या किया आपने, ये दवाई इससे ज्यादा डोज में दे दी, कौन सी? आपकी जो लिथियम है इसको आपने क्या किया? अगर एक्सेसिव डोज में दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको क्या हो जाएगी? लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि अगर आपने क्या किया, डोज जो है वो एक्सेसिव दे दिया, अगर आपने ज्यादा डोज दिया तो उससे क्या हो जाएगा? पेशेंट के अंदर अगर आपने क्या दिया, मोर देन 2100 mg पर डे दिया, तो क्या हो जाएगा? ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। क्या करेगी? टॉक्सिसिटी कर देगी। और टॉक्सिसिटी होगी तो कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या देखने मिलेगा? कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और वो क्या क्या होंगे? तो पेशेंट में क्या हो जाता है? पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो क्या क्या सिम्टम आएंगे? क्या क्या सिम्टम आएंगे कि जब पेशेंट को आपने 2100 mg से ज्यादा डोज दिया एक दिन का, तो पेशेंट किस में जा सकता है? डिहाइड्रेशन में जा सकता है। किस में जा सकता है? डिहाइड्रेशन। पेशेंट को डायूरेसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? डायूरेसिस। पेशेंट जो है उस पेशेंट में क्या हो जाएगा? सोडियम कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया। क्या होगा? सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। और पेशेंट में क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा।
तो क्या है, कुछ साइड इफेक्ट देखने मिलेंगे। अगर आपने क्या किया, डोज एक्सेसिव मात्रा में दिया, डेली का 2100 mg के हिसाब से देना है, उससे ज्यादा आप देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट में टॉक्सिसिटी होगी। और टॉक्सिसिटी होकर के क्या सिम्टम आएंगे, तो सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेशेंट के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डायूरेसिस, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका ये हाइपोथायराइडिज्म है ये होता कैसे है, तो हाइपोथायराइडिज्म होने का कारण क्या है, डिहाइड्रेशन और डायूरेसिस और हाइपोनेट्रीमिया की अगर मैं बात करूं तो डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या है कि ये क्या करती है, जो एडीएच है उसको बाइंड करती है। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है एडीएच, उसको बाइंड करती है, उसकी जगह खुद जुड़ जाती है। तो वहां से क्या है, खुद जुड़ गई, तो इस एडीएच का काम क्या है, बॉडी के अंदर इस सोडियम को रोकना। तो ये खुद वहां जुड़ जाती है तो सोडियम ना रुक पाता है और ये सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है। और जब एक्सेसिव मात्रा में सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया। जब ये एडीएच की जगह जुड़ेगी तो ज्यादा यूरिन पास आउट होगा और यूरिन पास आउट ज्यादा होगा तो पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ ये हाइपोथायराइडिज्म कैसे करवाएगी, तो हाइपोथायराइडिज्म करवाने यानी कि ये क्या करती है, आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम करवा देती है। क्या कराती है, बॉडी में जो आपका आयोडीन है उसके एब्जॉर्प्शन को कम करवाती है, डिक्रीज आयोडीन एब्जॉर्प्शन। और जब आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, T3 और T4 जो है उनका रिलीज होना कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, T3 T4 कम हो जाएंगे। और TSH जो है वो बढ़ जाएगा। और TSH का बढ़ना और T3 T4 का कम होना क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। समझ पा रहे बात को। अब बात आती है कि अगर आपको पूछे कि लिथियम जो है वो किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, तो जिस पेशेंट में क्या होता है, जिस पेशेंट के अंदर किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिन पेशेंट में किडनी प्रॉब्लम होती है यानी कि जो रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के अंदर आपने कभी भी क्या नहीं देना होता है, लिथियम नहीं देना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर पेशेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लिथियम है ये क्या होगी, मेटाबोलाइज होती है। कहाँ, मेटाबोलाइज इनटू किडनी। ये कहाँ मेटाबोलाइज होती है, किडनी के अंदर मेटाबोलाइज होती है। मोस्ट ऑफ ड्रग जो है आपकी वो कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ ड्रग जो होती है वो लीवर में मेटाबोलाइज होती है। पर आपकी एकमात्र ऐसी ड्रग है जो किसके अंदर मेटाबोलाइज होगी, किडनी के अंदर। कौन, आपकी लिथियम। इसलिए रीनल फेलियर वाले मरीज को नहीं देना होता है। समझ पा रहे बात को। अब बात आती है कि इस ड्रग के साइड इफेक्ट क्या क्या रहते हैं। जो लिथियम दवाई है इस दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कि कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जब क्या हुआ, आपने इस लिथियम का डोज ज्यादा दिया तो उसकी वजह से क्या हुई, टॉक्सिसिटी। तो जब आपने ज्यादा दे दी तो क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हुआ। और टॉक्सिसिटी हो गया तो उस कंडीशन में क्या है कि वो जो पेशेंट है, पेशेंट जो है उस पेशेंट में 3 तरीके के सिम्टम होंगे। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। 3 तरीके के सिम्टम आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड कब बोलोगे, जब आपकी बॉडी में लिथियम का लेवल 1.5 to 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। जब लिथियम का लेवल 2 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया तो आप बोलेंगे मॉडरेट, और मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हुआ तो आप बोल देंगे सीवियर। तो 3 तरीके के सिम्टम देखने को मिलेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 3 तरीके की टॉक्सिसिटी हो जाती है। नॉर्मल लेवल हमने कहा 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर था और उससे ज्यादा यानी कि 1.5 और उससे ज्यादा होना क्या है, टॉक्सिसिटी। और हमने टॉक्सिसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब हम बात करते हैं कि माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और सीवियर क्या होता है। तो माइल्ड क्या है, तो माइल्ड में क्या होगा, पर्सन जब क्या होती है, माइल्ड टॉक्सिसिटी होती है तो मरीज को अटैक्सिया होने लगता है।
अटैक्सिया का मतलब होता है वो जब चलता है तो बैलेंस नहीं बना पाता है, तो पेशेंट क्या करता है, तो पेशेंट इधर उधर लड़खड़ाता हुआ चलता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है, बैलेंस नहीं बन पाता है उसका, माइल्ड के अंदर अटैक्सिया होगा। इसके अलावा उस पर्सन को मसल्स का वीकनेस हो जाता है। क्या है, पर्सन में मसल वीकनेस हो जाता है। इसके साथ साथ पर्सन जो है, इस पर्सन में ट्रेमर आते हैं, अटैक्सिया होता है, मसल वीक हो जाती है, पेशेंट को ट्रेमर आते रहते हैं। और क्या होता है, तो पेशेंट को एपैथी होती है। क्या होती है, एपैथी हो जाती है। एपैथी क्या होती है, तो एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इमोशंस। क्या, लैक ऑफ इमोशन, तो पेशेंट क्या हो जाता है, इमोशंस की कमी हो जाती है। इसके अलावा दूसरा आपका जो मॉडरेट है उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो जब लिथियम का लेवल 2.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो पेशेंट को जीआई डिस्टर्बेंस होगा, पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है। क्या होता है, जीआई डिस्टर्बेंस, और जीआई डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को विजन जो है वो चेंज हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, और ब्लड विजन हो जाता है। क्या हो जाएगा, ब्लड विजन, और कानों में घंटियां बजने लगती है। क्या हो जाता है, कानों में घंटियां बजने लगती है, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, टिनिटस हो जाता है पेशेंट को। वही मैं बात करूं सीवियर के बारे में, तो सीवियर मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर लीटर, जो 2.5 से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं सीवियर। और अब सीवियर में क्या होगा, तो पेशेंट को हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। क्या, तो पेशेंट में विजुअल हेल्यूसिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है साहब, विजुअल हेल्यूसिनेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है, तो पेशेंट जो है उसको टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, उसको ऐसे लगता है उसकी स्किन के ऊपर कुछ चल रहा है। क्या हो जाता है, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन होता है। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन होता है। इसके अलावा पेशेंट की जो किडनी है, हार्ट है, उसके अंदर क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, और हम बोल देते हैं पर्सन को नेफ्रोटॉक्सिसिटी और कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो पेशेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी में चला जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी में चला जाता है। पेशेंट को क्या हो जाता है, कार्डियक और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को जो मसल्स हैं उनमें क्या हो जाती है, जकड़न आ जाती है धीरे धीरे, उसको हम बोलते हैं मसल फैसिकुलेशन। तो पेशेंट में क्या हो जाती है, मसल की फैसिकुलेशन हो जाती है। मस्कुलर फैसिकुलेशन हो जाता है, मस्कुलर फैसिकुलेशन। और पेशेंट के डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डीटीआर बढ़ जाते हैं पेशेंट के। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं जब क्या हो जाता है, जब आपका पेशेंट जो है, उस पेशेंट की क्या होती है, सीवियर वाली टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो पेशेंट में ये सारे के सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तब बात आती है कि नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब एंटीमेनिक ड्रग दी जाती है। तो जब एंटीमेनिक ड्रग देते हैं तो नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो नर्स ने क्या करना होता है, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिथियम देते टाइम, तो आपने बताना है मरीज को कि जो असर आएगा दवाई का उसको आने में 1 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। 1 से 3 सप्ताह बाद क्या होगा, दवाई का असर आना शुरू होगा। ड्रग्स रिस्पॉन्ड आफ्टर 1 to 3 वीक। 1 से 3 हफ्ते बाद जो है वो दवाई अपना असर करना शुरू करती है। इसके अलावा हमने अभी अभी कहा था कि जब लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो आपने मरीज को बताना है कि क्या करने हैं, तुम्हें सोडियम रिच डाइट लेनी है। क्या लेना है, सोडियम रिच डाइट लेनी है। इसके साथ साथ उसका क्या करना है, आपने सोडियम लेवल मॉनिटर करते रहना होता है।
सोडियम लेवल को क्या करें, मॉनिटर करें। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है सब। तो आपने क्या करनी होती है, सोडियम लेवल की मॉनिटरिंग करते रहना होता है, उसका सोडियम का लेवल चेक करना होता है, बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस चेक करते रहना होता है, क्योंकि अभी हमने कहा ये डिहाइड्रेशन कर देती है। इसके अलावा क्या करती है ये, तो ये हाइपोथायराइडिज्म कर रही थी, इसलिए हमने क्या करनी है, पेशेंट की थायराइड मॉनिटरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, थायराइड मॉनिटरिंग करनी होती है। किसकी, जो आपका पेशेंट है कौन सा, एंटी मैनिक ड्रग वाला, ये आपकी क्या रहती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अरे भाई हम एंटी मैनिक ड्रग पढ़ रहे हैं, हम साइकोट्रोपिक एजेंट पढ़ रहे हैं। हमने कहा साइकोट्रोपिक एजेंट के 4 टाइप थे। सबसे पहला था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन था, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग था। हमने कहा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी ड्रग होती है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वो ड्रग होती है जिनको किस नाम से जाना जाता है, जिनको किन किन नामों से जाना जाता है, बताइएगा एक बार फटाफट। तो उन ड्रग को किस नाम से जान रहे थे, उन दवाइयों को हमने कहा था मूड एलिवेटर के नाम से जानते हैं। किन नाम से जाना जाता है, मूड एलिवेटर के नाम से। उनको थाइमोलेप्टिक के नाम से, सीरोटोनिन ट्रांसमीटर की कमी होने की वजह से डिप्रेशन में जाता है पेशेंट। और हमने कहा था सबसे पहली एंटी डिप्रेसेंट जो थी वो इमिप्रामाइन थी, थॉमस खाउन ने खोजी थी। हमने कहा एंटी डिप्रेसेंट दवाई कहाँ दी जाती है, डिप्रेशन में देते हैं, एन्यूरेसिस में देते हैं, कोई दुख की कंडीशन है, फोबिया है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ऐसी कंडीशन में देते हैं। हमने कहा था कि एंटी डिप्रेसेंट दवाई 3 टाइप की होती है। एक होती है SSRI, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर, जिसमें आते हैं CAPF, SF, सीटालोप्राम, एसिटालोप्राम, प्रोक्सामाइन, फ्लोक्सामाइन एंड सर्टालिन और फ्लोक्जिटिन। और हमने कहा था फ्लोक्जिटिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनोरेक्सिया नर्वस एंड ओसियन। फिर हमने साइड इफेक्ट की बात की थी। हमने कहा जो SSRI कैटेगरी की ड्रग है उनके कुछ साइड इफेक्ट हैं। क्या करवाती है, डायरिया करवाती है साहब, हेडेक करवाती है, डिजीनेस करवाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन करवाती है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन में साहब पेरियापिज्म करवाती है, लॉन्ग टाइम पेनाइल इरेक्शन रहता है SSRI की वजह से। फिर हमने कहा TCA कैटेगरी आती है दूसरी, और जिसको कहा था ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और जिसमें हमने कहा था कि इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, टिमिप्रामाइन, एमिट्रेप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, आइसोट्रिप्टिलिन, और एक दवाई था डॉक्सेपाइन। ये सारी की सारी दवाई हमने कहा था काम में लेते हैं। हमने कहा इमिप्रामाइन DOC होता है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एन्यूरेसिस के लिए साहब। और हमने कहा था जो क्लोमिप्रामाइन है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है OCD और OCN के लिए, है कि नहीं। ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ी थी, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, है ना। फिर हमने कहा था साइड इफेक्ट क्या है, तो साइड इफेक्ट जो TCA कैटेगरी की दवाई थी उनका साइड इफेक्ट क्या था, वो पोस्चुरल हाइपरटेंशन कर रही थी, ड्राई माउथ कर रही थी, ब्लड विजन कर रही थी, हेडेक कर रही थी, कॉन्स्टिपेशन करवा रही थी, यूरिनरी रिटेंशन करवा रही थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा रही थी। क्या करवा रही थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा रही थी पेशेंट के अंदर। तीसरा कैटेगरी हमारा था कौन सा कैटेगरी था, MAOI। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात थी कि TCA कैटेगरी की दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कहाँ पे, ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर। ग्लूकोमा के पेशेंट में कभी भी TCA कैटेगरी की दवाई नहीं देनी है। जो पेशेंट ग्लूकोमा के साथ में, जिसके आई के अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट में इमिप्रामाइन, टिमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, आइसोट्रेप्टिलिन, नॉरट्रेप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सेपाइन दवाई कभी भी नहीं देनी होती है। समझ पा रहे हैं बात को, हाँ। इसके अलावा हमने तीसरी कैटेगरी हमारी जो थी दवाई की वो थी MAOI, और MAOI मोनोएमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर, आइसोकार्बोक्साइड, फैलेंजिन, सैलेंजिन, 3 तरीके की दवाई जिसमें हमने पढ़ी थी, और उसका बड़ा साइड इफेक्ट था हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी एंटी डिप्रेसेंट से रिलेटेड। हमने कहा जिस पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं उसको आपने समझाना है कि दवाई का असर आने में 2 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाएगा साहब। जब भी इस दवाई को लोगे इसके साथ में अल्कोहल या कैफीन वाले बेवरेज नहीं लेने हैं साहब। इस दवाई के साथ में आपने जो है टायरामिन वाला फूड अवॉइड करना है साहब। टायरामिन फूड कौन सा होता है, तो टायरामिन फूड वो फूड होता है जिसके जैसे कि मीट है, चॉकलेट है, रेड वाइन है, बियर है, लीवर है, चिकन है, चॉकलेट है, सारी की सारी पिकल्स है, ये सारी की सारी चीजें टायरामिन रिच फूड के अंदर आती है। तो ये सारी अवॉइड करनी थी साहब। मरीज को बोलना था एंटासिड के साथ कभी दवाई मत लेना, ड्राइविंग छोड़ देना, अगर गाड़ी वाड़ी चलाती हो तो थोड़ा टाइम गाड़ी वाड़ी चलाना बंद कर देना साहब, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और कभी भी SSRI और MAOI दवाई को एक साथ मत देना। अगर एक साथ दिया तो सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा साहब। सीरोटोनिन में जो आपका रहता है हाइपरथर्मिया हो जाता है, ट्रेमर आते हैं, मायोक्लोनस हो जाता है, पेशेंट को सीजर आ सकते हैं,
पेशेंट की डेथ हो सकती है, टैकीकार्डिया होता है, ये सारे के सारे जो है सिम्टम थे साहब सीरोटोनिक सिंड्रोम। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं एंटी डिप्रेसेंट और एंटी मैनिट्रिक। समझ पा रहे बात को। नेक्स्ट दवाई है एंटी साइकोटिक ड्रग, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।